रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़कियों को अपने सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड ना लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? शांति के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे श्याम के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या श्याम? श्याम उठ जा बेटा। हे भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। शांति अपने बेटे श्याम को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखो, पहले पर्ची बनवाओ, उसके बाद फीस भरो, फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चे के बलबूते पर चलता है, न कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर शांति को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद शांति अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे श्याम के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया गया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। शांति को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा श्याम होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जा मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी शांति रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूँ? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? शांति अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहाँ उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते शांति अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, देखो ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। विशाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर शांति की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में शांति को होश आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। शांति रागिनी से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहाँ बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते हैं। अब हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है, आज हम यहीं रुकेंगे। शांति उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद शांति ठंड में पूरी रात उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शांति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ उठो माँ, विशाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। शांति के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और शांति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी शांति के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है?
तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते, मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। शांति हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर पवन को बहुत खुशी मिलती है और पवन शांति से कहता है, आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं पता है आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। पवन शांति और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद शांति पवन और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले पवन को परोस देती है। जी लीजिए, खाना खा लीजिए। शांति, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आओ, तुम भी यहाँ बैठकर खाओ। आप खाना खा लीजिए, जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो, हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर शांति बहुत खुश होती है, जिसके बाद शांति अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और पवन के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन शांति पेट भर के खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद शांति कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों, चलो आओ, मैं तुम सबको लोरी गाकर सुला देती हूँ। शांति अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही पवन उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो शांति से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मैं सो सकता हूँ, तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। पवन चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहाँ सुला देता है, जिसके बाद शांति पवन से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो शांति। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था, और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पवन शांति के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से शांति और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू होती है और शांति अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तारा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन श्रेया के साथ रहती थी। तारा जब 2 साल की थी तभी उसके पापा ने मीनाक्षी से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन कुछ महीने पहले तारा के पापा की भी मौत हो जाती है। अपने पति के जाने के बाद मीनाक्षी तारा का ध्यान रखना तो दूर, उससे अच्छे से बात तक नहीं करती थी। मीनाक्षी श्रेया को शहजादी की तरह रखती थी और तारा से घर के सारे काम करवाती थी। तारा भी मीनाक्षी को कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप घर के सारे काम कर देती थी। एक दिन तारा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी गुस्से में मीनाक्षी उसके कमरे में आती है। अरे ओ, घर के काम कौन करेगा? हर रोज तो टाइम से कर लेती थी, आज क्या हुआ? मम्मी, मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। कल मेरा एग्जाम है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। एग्जाम के बाद मैं सारे काम फिर से टाइम से करने लगूंगी। अभी मुझे पढ़ने दो। पढ़ के कौन से ऑफिसर बन जाएगी? चुपचाप जाकर बचे हुए काम कर। लगता है तू मेरा थप्पड़ भूल गई है।
ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ घर के काम करने। तारा अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की सफाई करने लगती है। एक दिन मीनाक्षी श्रेया के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती है। देख श्रेया, मैं तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। इनको पहनकर तो राजकुमारी जैसी लगेगी। सच में ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं और ये सब मेरे पर बहुत अच्छे लगेंगे। सच में ये सारे मेरे हैं? हाँ, ये सब तेरे हैं। मैं उस मनहूस को इसमें से कोई भी ड्रेस नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पर तारा आ जाती है और बोलती है, मम्मी मेरे पास भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। सारे पहले के कपड़े हैं और अब तो वो मुझे छोटे हो रहे हैं और बाकी के कपड़े जो मुझे फिट आ रहे हैं वो जगह जगह से फट गए हैं। आप इनमें से कोई एक ड्रेस मुझे दे दो। तू क्या करेगी नए कपड़ों को? तेरे लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, समझी? श्रेया के पुराने कपड़े तो पहन ले। ये सुनकर श्रेया हंसने लगती है और बोलती है, मेरे पुराने कपड़े पहनेगी तो इसी लायक है। तारा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की बुआ का फोन आता है। मीनाक्षी भाभी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो आप अपनी दोनों बेटियों को लेकर आ जाना। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं श्रेया और तारा को भेज दूंगी। थोड़ी देर बाद श्रेया और तारा अपनी बुआ के घर जाने लगते हैं। श्रेया ने अपनी नई फ्रॉक पहनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ तारा ने अपने वही पुराने कपड़े पहने थे। ये देखकर गांव की दो लड़कियां उन्हें रोकती है। श्रेया, तेरी ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। श्रेया की फ्रॉक तो अच्छी लग रही है, लेकिन तारा के कपड़े देख कितने पुराने हैं। तू कहीं भी चली जाती है क्या इन कपड़ों में? मेरे लिए तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर कपड़े लेकर आई है। इसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए इसे कोई कपड़े नहीं देता है। गंदे कपड़े पहनकर घूमती है, इसलिए कोई इससे बात नहीं करता। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। मेरी बुआ की लड़की का जन्मदिन है। जन्मदिन में तारा कितने मैले पुराने कपड़े पहन के जा रही है। अरे लगता है तारा की बुआ की नौकरानी छुट्टी पर है, इसलिए तारा को जन्मदिन में झाड़ू मारने और बर्तन धोने के लिए बुलाया है। उसके बाद सब तारा पर हंसने लगती हैं। तारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक जादूगरनी नजर आती है, जिसके हाथों में एक पिंजरा था और पिंजरा के अंदर एक सुंदर सी चिड़िया कैद थी। चिड़िया को देखकर तारा को उस पर बहुत तरस आता है। अरे ये चिड़िया को पिंजरे में कैद करके क्यों ले जा रही है? पक्षियों को तो खुले आसमान में आजादी से उड़ने देना चाहिए। देखो तो कितनी उदास होकर पिंजरे में बैठी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। एक बार भी जादूगरनी का पिंजरे से ध्यान हटेगा तो मैं चिड़िया को आजाद कर दूंगी। इतना सोचकर तारा जादूगरनी का पीछा करने लगती है। चलते चलते जादूगरनी एक जंगल में पहुंच जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद जादूगरनी बहुत थक जाती है। वो पेड़ के नीचे चिड़िया के पिंजरे को रख देती है और खुद नदी से पानी पीने लगती है। जादूगरनी पानी पीने गई है, ये सही मौका है चिड़िया के पिंजरे को यहाँ से ले जाने का। इतना बोलकर तारा चिड़िया के पिंजरे को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जादूगरनी तारा को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेती है। जादूगरनी भी तारा के पीछे भागने लगती है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। मेरा पिंजरा लेकर कहाँ भाग रही है? रुक जा। तारा जादूगरनी की एक नहीं सुनती है और भागती रहती है और जादूगरनी से बचकर एक सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। तारा अपने चारों तरफ देखने लगती है। जादूगरनी मेरे पीछे ही भाग रही थी, लेकिन यहाँ अब वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं चिड़िया को आजाद कर देती हूँ। उसके बाद तारा चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देती है। पिंजरे से निकलते ही चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी को देखकर तारा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, मैंने तो सोचा था ये चिड़िया है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। प्यारी बच्ची, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। आप कौन हो? मैं परी हूँ। मुझे उस बुरी जादूगरनी ने अपने जादू से चिड़िया बना दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने जादू से परी लोग को अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे इस मकसद में कामयाब नहीं होने दे रही थी। इसलिए जब मैं सो रही थी तब उसने मौका देखकर मुझे एक चिड़िया में बदल दिया और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाने लगी। तभी वहाँ पर जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई पिंजरे को लेकर भागने की? मेरा पिंजरा मुझे वापस कर।
नहीं, इसे पिंजरा मत देना, वरना फिर ये मुझे इसमें कैद कर लेगी। तुझे मेरी बात माननी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तू जानती भी है मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुपचाप से इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपने जादू से हमेशा के लिए तुझे बिल्ली बना दूंगी। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम और नौटंकी वाली ज्यादा लग रही हो। तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। जो असल में शक्तिशाली होता है वो अपने मुंह से अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता। जादूगरनी तारा से बहस कर रही होती है, तभी परी वहाँ पर सोने का आईना प्रकट कर देती है। परी सोने का आईना जादूगरनी के सामने रख देती है। तभी एकदम से जादूगरनी की नजर आईने पर जाती है। आईने में खुद को देखते ही जादूगरनी खुद एक बिल्ली बन जाती है। परी बिल्ली बनी हुई जादूगरनी को उठा लेती है। अब मैं इसे अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी और इसे अपने कैद में रखूंगी। वैसे तारा, तुमने जादूगरनी को अपने बातों में लगा रखा था, इसलिए मुझे ये काम करने में आसानी हुई। अब ये जादूगरनी कभी भी परियों को परेशान नहीं कर पाएगी। आज जो तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? परी, मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है, यहाँ तक कि मुझे खाने में भी अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, और तो और मुझसे घर का सारा काम भी करवाया जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम ये जादुई सोने का आईना अपने साथ ले जाओ, इसे अपने कमरे में रख देना। जब भी तुम इसके सामने खड़ी होकर जो मांगोगी, ये वो सामान तुम्हारे सामने प्रकट कर देगी। और हाँ, कोई भी बुरा व्यक्ति इसका उपयोग करना चाहेगा तो ये बिल्कुल विपरीत परिणाम देगी। तारा जादुई सोने का आईना ले लेती है और परी को धन्यवाद करके अपने घर वापस चली जाती है। तारा जादुई सोने के आईने को अपने कमरे में रख देती है। उसके बाद तारा जादुई सोने के आईने के सामने खड़े होकर बोलती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। मैं पुराने फटे कपड़े पहनती हूँ। सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। तारा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाती है। ये देखकर तारा बहुत खुश होती है। सच में ये तो मेरी बात मान रही है। जादुई सोने की आईने, मेरे पास अच्छे जूते और सैंडल भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे जूते और सैंडल आ जाते हैं। अब तारा के पास कपड़े और जूते सैंडल की कमी नहीं थी। तारा बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह उठकर तारा आईने में अपना चेहरा देखती है और चेहरा देखते हुए बोलती है, अब मुझे घर के काम करने पड़ेंगे। आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तारा के इतना बोलने के बाद घर की सारी सफाई हो जाती है, लेकिन तारा को ये बात पता नहीं थी। वो किचन में जाती है और देखती है कि सारी सफाई पहले से ही हो रखी है। यहाँ तो सारी सफाई पहले से ही हो रखी है। लगता है मम्मी ने कर दिया है, लेकिन मम्मी तो काम करने वाली है नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मार पीट कर मुझसे ही काम करवाती है। फिर अचानक आज उन्हें क्या हो गया, पूछ कर आती हूँ। इसके बाद तारा मीनाक्षी के कमरे में जाने लगती है। तभी दरवाजे पर खड़ी होकर तारा मीनाक्षी और श्रेया की बातें सुनने लगती है। बेटा, तो यहाँ बैठ, जब तक मैं देख कर आती हूँ कि मनहूस ने घर का काम किया है कि नहीं। ये सुनते ही तारा समझ जाती है कि मीनाक्षी ने घर का काम नहीं किया है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है। सोचते सोचते मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है। तभी उसे जादुई सोने के आईने का ख्याल आता है। अरे, मेरे पास तो जादुई सोने का आईना है। इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अब समझ में आया, ये जादुई सोने का आईना घर के काम भी कर सकता है। ये जानकर तारा की खुशी दुगनी हो जाती है। उस दिन से अपने आप घर का सारा काम हो जाता था और तारा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। ये देखकर श्रेया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, देख रही हो, आजकल ये मनहूस इतना चमक रही है। आखिर इसके पास ड्रेस के पैसे आते कहाँ से हैं? कहीं ये घर में चोरी तो नहीं करती? नहीं बेटा, घर से पैसे तो चोरी नहीं होते हैं। चल उसके कमरे में देख कर आते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी तारा के कमरे में जाती हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों तारा को जादुई सोने के आईने से बात करते हुए देख लेती हैं। अच्छा, तो ये सब जादुई आईने का कमाल है। हाँ मम्मी, चलो हम बहुत सारे पैसे मांगते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी अंदर जाती है और जादुई आईने के सामने खड़े होकर बहुत सारे पैसे मांगने लगती हैं। लेकिन तभी बिल्कुल विपरीत असर होता है
और जादुई आईने से पैसे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मधुमक्खी बाहर निकल आते हैं और दोनों माँ बेटी को काटने लगते हैं। मधुमक्खी के डर से भागते भागते दोनों माँ बेटी घर से बहुत दूर पहुँच जाती है। उस दिन के बाद से डर कर दोनों माँ बेटी कभी भी घर वापस नहीं आती है और मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगती है। इस तरह तारा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।